बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल और मैं हूं आसिफ खान। हम बात कर रहे हैं यकीनी तौर पे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त चल रहा है। सेमीफाइनल मरहला कल से शुरू होगा जब पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ, और उसके बाद अगले ही रोज़ एक गैप डे है। उसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल दूसरा होगा और फिर फाइनल खेला जाएगा इतवार के रोज़। मेरे रेगुलर पैनलिस्ट हारून रशीद और बदीर जमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तैयारियों पर। भारत ने आज प्रैक्टिस की, पाकिस्तान ने ऑप्शनल प्रैक्टिस की, किसने प्रैक्टिस की और क्यों की उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भारतीय टीम को एक छोटा सा झटका सा लगा, हमने अभी खबर भी पढ़ी और फुटेज भी देखी कि रोहित शर्मा गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन। उनके लेफ्ट यहाँ पर फोर आर्म पर गेंद लगी थी, लेकिन वो सब ठीक है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ड्रामा था, टू मीडिया गैलरी के लिए करने का कोई ड्रामा था। ये कुछ लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा ये, और ना मेरे एक्सपर्ट्स का ये कहना है। उसके अलावा बहुत सी और भी बातें जो हम करेंगे इस शो के दौरान। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बदी साहब कैसे हैं? यार ये बदी तुम बताओ, तुमने भी पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे और भी कुछ लोगों ने मैसेजेस भी किए, वो कह रहे हैं भाई ये तो ड्रामा किया था उसने मीडिया अटेंशन हासिल करने के लिए, या मीडिया भारत का ऐसे ही करता है, क्या सिलसिला है? मुझे ये बताएं कि उनको मीडिया अटेंशन हासिल लेने की क्या जरूरत है? तो वैसे ही आप मुझे बताएं कि उनको क्या जरूरत है। अब रोहित शर्मा का नाम लें, अगर सोशल मीडिया में देखें तो हमें लाखों करोड़ लोग तो वैसे ही व्यूज़ आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जब हमने देखी नहीं, हमें पता नहीं, और लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। कि मैं अगर आप सोशल मीडिया में ऐसा आगे करूं तो लोग कहेंगे हाँ यार सही है, मशहूरी के लिए कर रहा है, आप करें। यानी कि आप तो वैसे अरे पागल हो गया। लेकिन ये इतना बड़ा प्लेयर है, वो उसको क्या जरूरत पड़ी है क्या कि वो दिखाने के लिए इस तरीके से? मेरे ख्याल में सही बात है। आप नहीं, दूसरी तरफ अगर आप ये भी तो देखें ना कि आगे कितने इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। आई थिंक इस पर कोई भी रिस्क नहीं लेगा, खुदा न खास्ता ज़रा सी भी कोई चोट लगेगी तो उसको प्रिकॉशनरी वो पीछे चले जाएगा और कोशिश करेगा कि मैं इसको बचा लूँ और कोई ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन आई थिंक आई थिंक नेक्स्ट 3 डेज़ 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इन चारों टीमों के लिए जो सेमीफाइनल्स में आई हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे मुकाबले होंगे। पाकिस्तान भी पूरी तरह कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्लेयर्स ने रेस्ट किया, लेकिन बाबर आजम क्योंकि फॉर्म में नहीं है, उन्होंने ऑप्शनल प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से ये पता लग रहा है कि उनको फिक्र हो रही है कि मेरी वजह से टीम की बैटिंग जो है वो मजबूत होती है और मैं ही रन्स नहीं कर रहा। बाबर आजम क्या आपके ख्याल में ओपन करनी चाहिए? उनको बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ बात हो रही है या बहुत ज़्यादा उनको मशवरे दिए जा रहे हैं साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से ख़ास तौर से? देखिए, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो लोग ऑन द स्पॉट है ना, वो बेहतर पोजीशन में हैं चीज़ों को डिसाइड करने के। मैं सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल में एक बहुत बड़ा गैम्बल होता है अगर आपने कोई भी अपना जो रूटीन है उसको चेंज किया। क्या ये रूटीन को चेंज करने के लिए पाकिस्तान रिस्क लेगा या नहीं लेगा? मेरे अपने नज़दीक अगर वो, फॉर इंस्टेंस मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर वो ओपन जाके भी रन्स नहीं कर रहे, आउट ऑफ फॉर्म है, तो इस बात की क्या ज़मानत है कि अगर वो अपने आप को चेंज करके नीचे ले आएंगे तो ये गारंटीड है कि जी वो रन्स करेंगे। सो इट्स नॉट दैट। मेरे अपने नज़दीक कॉन्फिडेंस बैट्समैन को उसी वक्त आता है कि जब वो जिस नंबर पर वो जा रहा है उसी भी जाके वो रन्स करे और उसके बाद पाकिस्तान के लिए या अपनी टीम के लिए वो कंट्रीब्यूट करे। देखिए, एक और चीज़ जो लोगों को नहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा कि इनफैक्ट बाबर और रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस नहीं थे ओपनिंग के। अगर आपको याद हो, जिस दौरान इन्होंने ओपनिंग शुरू की उस वक्त पाकिस्तान के मेन ओपनर्स अनफिट थे। फ़खर जमान अवेलेबल नहीं थे, शर्जील खान आउट ऑफ शॉट्स हो चुके थे मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, और जो दूसरे ओपनर्स थे वो भी इन लाइन नहीं थे। तो ये गैम्बल किया गया और इत्तेफाक से वो पे किया। तो अब वो इतने रन्स करके और इस पोजीशन पे वो खेल के वो आ चुके हैं, तो एक आध अगर आपकी इनिंग फेल हो जाए या 2-3 इनिंग्स फेल हो जाए, प्रॉब्ली इसमें तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, वो आई थिंक वो कम बैक करते हैं बड़ा स्ट्रांगली। मे बी सेमीफाइनल जो है वो एक बड़ा ओकेजन है, वहाँ पर आके अपनी फॉर्म में वापस आएँ और पाकिस्तान के लिए अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करें। आपका क्या ख्याल है, ओपनिंग बिल्कुल यही रहे या कोई एक इसमें चेंज हो? कोई एक अगर चेंज हो तो वो कौन हो? देखिए आसिफ भाई, वैसे तो जो टीम आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है मेरे ख्याल में उसी से जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आरएस खेल रहा है, अगर आरएस को अपना पावर प्ले में भेज दिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा रन हम बना सकते हैं। अगर बाबर से वैसे ओपन में भी रन नहीं हो रहे, अगर वो 4-5 पे अगर आगे खेलते हैं तो हो सकता है वो टीम के लिए अच्छा हो। लेकिन अब ये टीम मैनेजमेंट ने जो सोच रखा है, आज जो खासतौर पर मैथ्यू हेडन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो करता हूँ, मैं आता हूँ उस पर। बाबर ही नीचे क्यों आए? रिजवान नहीं आ सकते नीचे? बिल्कुल, रिजवान दोनों में से किसी एक को आना चाहिए। असल में रिजवान का ये है कि रिजवान आप देखेंगे वो 4 वनडे में का जो 4-5 नंबर पे खेलते हैं तो आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें,
वनडे में उनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है मिडल में। वो इन्होंने जब से वो ओपन आए और रिजवान ने रन ही जो ओपन में किए, आप वनडे की जो उनके पूरा रिकॉर्ड उठा के देखें उसमें रन नहीं है उनके। तो ये मेरे ख्याल में अगर बाबर की अगर नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैथ्यू हेडन का आपने जिक्र किया, मैथ्यू हेडन ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 2 टाइप की, मतलब एक तो सिर्फ पाकिस्तान पे बात की और एक ऑस्ट्रेलिया पे बात की है। वो ऑस्ट्रेलवी साफ़ी से उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैथ्यू हेडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कैसी लगी? देखिए उन्होंने तो ख़ास तौर पर ये कहा कि पाकिस्तान टीम मैंने जब भी देखा है, जब मैं खेलता भी था उस वक्त भी ऐसा ही था कि जब वो कमबैक करते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं, तो कोई भी आगे जो टीम हो उसको जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो बड़ा टफ टाइम देते हैं। तो आज उन्होंने खास जो बात की बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम, बहुत सारे सवालात हुए बाबर आजम, उन्हें कि बाबर आजम बड़े मैचेस का प्लेयर है और मुझे यकीन है कि वो बड़े मैचेस में रन्स करेगा। तो अब देखिए अब क्या किस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन उनको मुकम्मल एतमाद है कि हमारी टीम जो है वो ये जो सेमीफाइनल भी जीतेगी और फाइनल भी जीतेगी। शायद उनको खिलाड़ियों से भी ड्रेसिंग रूम में उन्होंने बात की, तो मुझे लग रहा है कि एक टीम कम्बिनेशन बन चुका है। मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अब एक जब जीतते हैं ना आप आसिफ भाई, तो वो आपका एतमाद भी बहाल हो जाता है, तो एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे होते हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में नफसियाती बरतरी ज़रूर हासिल है पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पर। पाकिस्तान वो वाहिद टीम है शायद कि जिसके पास 2 बैटिंग कोच हैं, 2 बॉलिंग कोच हैं। मेरे ख्याल है वाहिद टीम है शायद, बिल्कुल। या वाहिद नहीं भी है तो मैं वापस लेता हूँ यूजुअली अब लेकिन यूसुफ क्यों नहीं सामने आए, मैथ्यू हेडन क्यों सामने आए इस सूरत में? देखें, आपको तो पता ही है कि हम हमेशा से ही फ़ॉरेन जितने भी कोचेज़ आते हैं उनको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इवन मैं समझता हूँ कि मैथ्यू हेडन का लाने में रमीज़ राजा का बहुत बड़ा रोल है। ऑब्वियसली वो मेंटोर के तौर पे उनको लेकर आ रहे हैं कि वो अपनी जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ़ॉरेन कोचेज़ होते हैं या मेंटोर्स होते हैं ना, वो एक चीज़ से बहुत इम्प्रेस होते हैं पाकिस्तान की टीम से। वो कहते हैं कि इतनी वेल जेल टीम हमने नहीं देखी। स्पिरिचुअली जो है वो पाकिस्तान की टीम बहुत टुगेदर करीब रहती है। आपको तो पता ही है कि वहाँ पर नमाजें टाइम पे पढ़ना, ये सारी चीज़ें होना। तो वो कहता है कि मैंने कभी ऐसी टीम हमने नहीं देखी जो इतनी क्लोज हो। बाकी दुनिया में है कि जब मीटिंग्स होती हैं तब वो आके बैठते हैं। यहाँ पर तो मीटिंग से अलावा भी जो ग्रुप्स हैं वो अपने साथ इकट्ठा जाना, इकट्ठा आना जाना। तो वो ये कहते हैं कि ये टीम ऐसी है कि किसी वक्त भी किसी को अपसेट करती है, जैसे कि अभी नज़र आया। और अभी आप देखेंगे पाकिस्तान को जब इस किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो फिनिश करते हैं। दूसरा एक और चीज़ जो क्रिटिक्स के ऊपर अभी जो बात हो रही थी कि हम क्रिटिसिज्म करते हैं जो भी है, देखिए एक चीज़ का अंदाज़ा सबको होना चाहिए कि हम जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम एक चीज़ हो जाती है, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। वेयरएज़ मेरे अपने नज़दीक अगर आप मैच से पहले जो चीज़ें हैं अगर आप समझते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बैकफायर होती हैं। आपने एक डिसीजन लिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का, अगर वो फेल हो गया तो ऑब्वियसली सब कहेंगे जी कप्तान ने गलत फैसला किया। अगर इसी तरह आपने पहले बैटिंग ले ली और उसके बाद आप आउट हो गए, कप्तान ने गलत फैसला किया, क्योंकि हम लोग रिएक्ट करते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक जितने भी जो ग्रेट क्रिकेटर्स हैं या जो भी हम फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हुए होते हैं, हमें एनालाइज करना चाहिए कि 2 अच्छी टीमें खेल रही हैं। अगर वो उस दिन अच्छा खेलेंगे तो उनको जीतने का हक है, अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हमें जीतने का हक है। तो आई थिंक मेरे अपने नज़दीक एनालिसिस में ये ज़रूर होना चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए आपके एनालिसिस में। चलें, बैलेंस होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस मैं यहाँ पर भी कोशिश करूँगा कि हम लेकर आएँ। बैलेंस ऑफ स्वीटनेस हमारे पास आज है और थ्रू डेयरी मिल्क। सबसे पहले तो पाकिस्तान की टीम के सेमीफाइनल में पहुँचने के बाद खुशी हो रही है हमें यकीनन, और खुशी उस वक्त अधूरी है कि जब तक कैडबरी डेयरी मिल्क आपके पास ना हो। कैडबरी डेयरी मिल्क के बगैर थैंक यू डेयरी मिल्क। कुछ मीठा हो जाए जी, मीठा हो जाए। लेट्स हैव सम थैंक यू डेयरी मिल्क, लेट्स हैव सम मीठा, लेट्स हैव सम कैडबरी डेयरी मिल्क। तो कैडबरी डेयरी मिल्क इज द मेन स्पॉन्सर ऑफ दिस शो, and or on Cadbury Dairy Milk Pakistan fans have shared following messages। मैं आपको पाकिस्तान फैंस के मैसेजेस जो कैडबरी डेयरी मिल्क के हैशटैग पर उन्होंने शेयर किए हैं। टीम ग्रीन, हैशटैग टीम ग्रीन, सुनैना का ये कहना है वी लव यू टीम ग्रीन, ये कहना है मोमल अब्दुल्ला का। सैयद वसी कहते हैं लेट्स डू इट बॉयज़। शफक खान कहते हैं कि गो ग्रीन रॉक द ग्राउंड, वेरी बेस्ट ऑफ लक ग्रीन टीम, वी आर विद यू, आइदर यू विन और यू लूज़। उसके बाद कहा जा रहा है कि वी आर विद यू इन एवरी सिचुएशन, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये शर्मीन दानिश का कहना है। उसके बाद माहरुख मुदस्सिर कहती हैं मोर पावर टू यू, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, वेरी गुड मैसेज फ्रॉम मोहम्मद एहतिशाम। उसके बाद मेहराब अली कहते हैं नेवर गिव अप, वी आर विद यू चैम्पियंस,
गो टीम ग्रीन, वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन एवरी सिचुएशन। ये अमाद भट्ट का कहना है। लेट्स हैव अ ब्रेक, वील हैव कैडबरी डेयरी मिल्क ड्यूरिंग दिस ब्रेक एंड सी यू आफ्टरवर्ड्स। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल। मैं बात कर रहा था ब्रेक में, बदी जमा ने बड़ी दिलचस्प बात की। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि शायद पाकिस्तान की टीम का कप्तान भी तब्दील हो जाए इस वर्ल्ड कप के बाद। ऐसा हो रहा है क्या? देखिए आसिफ भाई, जिस तरीके की बातें चल रही हैं और जिस तरीके से बाबर को बहुत सारे, जब बाबर परफॉर्मेंस दे रहा था और जब पाकिस्तान टीम जीत रही थी तो बाबर के अलावा किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। खुद चेयरमैन कहते थे कि बाबर के अलावा मुझे कोई कप्तान नज़र ही नहीं आता। लेकिन जब भी आप इस तरह की परफॉर्मेंस एशिया कप से लेकर वहाँ देखें और फिर यहाँ देखें तो बाबर के कुछ फैसले तो ऐसे हैं कि जिस पर बहुत सारे साबिक क्रिकेटर भी होंगे, तजियाकार भी होंगे, बहुत सारे एतराज़ कर रहे हैं कि भाई अब इनको जो है एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें चल रही हैं, बातें भी चल रही हैं। हो सकता है अगला कप्तान T20? एक ही है जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, शाहिन अफरीदी, क्योंकि आपका टॉप बॉलर भी है और यही चीज़ चल रही है कि हो सकता है कि T20 फ्रेंचाइज का कप्तान भी है। बिल्कुल, फ्रेंचाइज का कप्तान भी है। बहुत सारे लोग इस वक्त अगर आप T20 का कप्तान चेंज करते हैं तो मेरे ख्याल में आपके पास शादाब के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और जिस तरीके का वो फील्डर है, जिस तरीके का वो बॉलर है, जिस तरीके की वो बैटिंग करता है, तो जिस तरीके से समझता है पूरी इसको, तो उससे बेहतर कप्तान नहीं हो सकता। नो, शान मसूद नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि शान हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बाबर हटे ही ना। आई थिंक इट्स टू अर्ली। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस अभी तो 2 मैचेस बाकी हैं। अगर बाबर ये दोनों मैचेस जीत के आ जाता है, वर्ल्ड अगर आप जीत के अगर आ जाते हैं तो क्या फिर ये बातें होंगी? जो कि मैं समझता हूँ नहीं। लेकिन 2-3 चीज़ें डेफिनेटली हैं। अगर उसकी फॉर्म हिट हुई है और कप्तानी की वजह से एडेड प्रेशर वो नहीं ले सक रहा, तो फिर आप सोचा जा सकता है। दूसरा, जो हमेशा से मैंने देखा है कि रमीज़ चेयरमैन है, वो ऐसे ऐसे कप्तानों के अंडर में खेले हैं जिनको एब्सोल्यूट पावर दी गई थी। तो वो बाबर को भी उन्होंने जब बुला के जब वो आए थे तो उन्होंने कहा एब्सोल्यूट पावर तुम्हें दे रहा हूँ, तुमने जो सिलेक्ट करना है, जो कुछ करना है वो तुम करोगे, सिलेक्शन कमेटी तुम्हें हेल्प आउट करेगी। तो बाबर ने उसको सामने लेते हुए, ठीक है, उसने अपने डिसीजन बनवाए। शुएब मलिक का बाहर होना, इस तरह के और जो सीनियर प्लेयर्स 1-2 अगर बाहर हुए हैं तो उसके पीछे यही रीज़न था। देखिए अब लोग हम सब बातें कर रहे हैं कि शुएब मलिक नहीं है तो फलाना नहीं है तो उनको होना चाहिए था। 2-3 रीज़न है। देखिए जब सीनियर प्लेयर अंदर आ जाता है ना, टीम में 12 में 15 में बैठा होता है, चाहे वो सरफराज हो या शुएब मलिक हो, अगर वो टीम में आते हैं तो मेरे नज़दीक वो 11 का पार्ट होने चाहिए, वो 15 में नहीं होने चाहिए। सो ऐसे प्लेयर्स जब बाहर बैठे हुए होते हैं तो जो कप्तान है अगर वो जूनियर है तो वो अंडरमाइन हो जाता है, तो वो इनसिक्योर फील करते हैं कि यार ये मैं फील्ड में हूँ, ये अगर खेल भी रहे हैं तो आगे मुझे कुछ कह रहे हैं, तो अपने डिसीजंस वो नहीं ले सकता। दूसरे जो कप्तानी के वाले से आप बात कर रहे हैं, देखिए इसमें देखना ये होता है कि आपका कप्तान, एक तो उसमें लॉन्गेविटी हो, इंजरी का कोई इशू ना हो। शादाब के मतलब हम देखते हैं कि इन एंड आउट रहते हैं वो। इसी तरह शाहिन शाह भी फिट होके आए हैं, देखें कितना वो फिट हो सकते हैं, नहीं। लेकिन टेक्टिकली अगर मैं देखता हूँ तो जैसे भी वदी ने कहा, मैं भी खुद समझता हूँ कि T20 के फॉर्मेट में शादाब खान से अच्छी चॉइस नहीं हो सकती कप्तानी की, अगर ये चेंज करना चाहते हैं। टेस्ट मैचेस में मैं फील करता हूँ कि रिजवान इज़ एन आइडियल चॉइस 50 ओवर्स में। हाँ, यस, कप्तानी के लिए 50 ओवर्स के लिए मैं फील करता हूँ कि बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि वो टेस्ट क्रिकेट में और T20 में अपनी बैटिंग की तरफ कंसंट्रेट करे और वनडे में वो कप्तानी के। सो दिस इज व्हाट मेरे अपने ज़हन में, मे बी आई एम नॉट। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सरफराज का तो बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया अरुण भाई ने। नहीं, असल में सरफराज देखिए, सरफराज की एज भी हो गई है, एज भी हो गई है। दूसरा ये कि अब जिस तरह की पीछे लड़के आ रहे हैं, जैसे रिजवान के बाद हारिस बैठा है, हारिस के बाद रोहिल बैठा हुआ है, तो इसके बाद पहले रोहिल को आना चाहिए था अगर आप सिस्टम की बिल्कुल। उसके बाद आजम खान को भी आप ले लें, आजम खान भी है, तो ये है कि वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। तो मेरे ख्याल में तो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आजम खान का आप देखें, उसके बाद हारिस शॉट है आगे, ये नहीं है कि आप ऑफ स्टंप पे आगे लेग स्टंप पे मार दें या लेग स्टंप पे जाके ऑफ स्टंप। T20 का प्लेयर है वो, बिल्कुल T20 की बात कर रहा हूँ। T20 में अगर मिडल में उसको अगर आप चांस देते हैं तो मेरे ख्याल में देना चाहिए। ये तो भी देखें, वक्त बताएगा आगे क्या होता है। देखिए जैसे भी हारिस की बात की आपने, रोहेल की बात की, रोहेल को मौके मिले थे,
देखिए मैं यही कहता हूँ कि जब आपको इंटरनेशनल सीन के ऊपर जब मौके मिले उसको अवेल करना चाहिए। हारिस ने उसको अवेल किया। दूसरे जो 2 विकेट कीपर्स की आप बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि क्या जो दूसरा विकेट कीपर है वो अच्छा फील्डर है या नहीं है। सरफराज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सरफराज फील्डिंग नहीं कर सकते। कामरान अकमल को आपको याद होगा कि लेकर गए थे एज ए बैट्समैन, फील्डिंग उनसे कराई गई थी वेस्ट इंडीज़ में, उनसे नहीं हुई। सो जो अगर तो सरफराज अगर टीम में आते तो विकेट कीपिंग करेंगे और जो रिजवान है वो फील्डिंग करेंगे। रिजवान फील्डिंग भी अच्छी करते थे। इसी तरह मुझे याद है जब मोइन और राशिद खेला करते थे तो मोइन को कीपिंग करवा के राशिद अच्छे फील्डर भी थे। सो इसलिए आप बाहर के ममालिक में भी देखते हैं, अगर दिनेश कार्तिक है तो ही इज़ अ गुड फील्डर ऑल्सो। इसी तरह अगर ब्रेस्टो को आप देखते हैं, वो खेल रहा होता था एज ए सेकंड विकेट कीपर, एज ए बैट्समैन, फील्डर अच्छे हैं। क्योंकि T20 में या शॉर्टर वर्जन में आपकी फील्डिंग, आपकी थ्रोइंग आर्म, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अगर एक विकेट कीपर फील्ड में आपके लिए बोझ बनता है तो फिर उसका सेकंड विकेट कीपर होकर खेलना वो मुनासिब नहीं। और अभी आपने बात की थी कि सीनियर्स के आने से शायद परेशानी होती है, कप्तान अंडरमाइन हो जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, उनके यहाँ तो ट्रांजिशन होती है। जब धोनी आए थे तब भी हुई थी, जब कोहली आए तब भी हुई कि धोनी उनके साथ रहे और आहिस्ता आहिस्ता अगर इंडिया का आप अगर मॉडल देख रहे हैं ना, तो इंडिया में सिर्फ वाहिद यंग कैप्टन बना था धोनी। और आप देख लेंगे धोनी के आने के बाद उसने अपने सीनियर प्लेयर के साथ क्या किया था। बिल्कुल। और धोनी के साथ जो कोच था वो ग्रेग चैपल था, जो यंगस्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते थे, इफ़ यू रिमेंबर। एंड देन साउथ अफ्रीकन कोच था उनका कर्स्टन, गैरी कर्स्टन। सो ये और धोनी ने देखे अपने सीनियर प्लेयर्स को, गांगुली हो गया, जो भी हो, उनको आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन किया। तेंदुलकर को, सहवाग, ये अल्टीमेटली क्या हुआ, ही बिकेम दी मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया। और उसने प्रूव किया अपनी बैटिंग से, अपनी कप्तानी से, अपनी विकेट कीपिंग से। सो इस तरह की अगर कोई पर्सनालिटी आपके पास आ जाती है और यंग है, ग्रेम स्मिथ की भी मैं मिसाल अगर आपको दूंगा साउथ अफ्रीका की, वो भी जी एग्जैक्टली। सो उस वक्त पाकिस्तान ने, मैं आपकी कथा कलामी, ठीक, उस वक्त पाकिस्तान ने शोएब मलिक को कप्तान जी, शोएब मलिक वॉज अ गुड चॉइस। मैं ये फील करता हूँ कि ही वॉज अ गुड चॉइस। लेकिन अब क्या इशू है, अब इंडिया में आप देख लें कि आपका सीनियर मोस्ट क्रिकेटर ही कप्तान बन रहा है। रोहित शर्मा से पहले आपके कोहली थे, रोहित शर्मा के बाद भी आप देखेंगे अनटिल अनलेस कोई नीचे से कोई अच्छा पैकेज, मैं ऋषभ पंत को देख रहा था कि वो काफ़ी एग्रेसिव हैं और वो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनकी ऑफ लेट फॉर्म तासिर। कोहली भी खेले हैं, काफ़ी अच्छा खेले। नहीं, कोहली भी कप्तानी की है जब धोनी भी टीम में थे। हाँ एग्जैक्टली। वो तो बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली। धोनी का प्रेशर इतना था। देखिए धोनी वॉज अ मैच विनर। अगर वो कप्तानी से हट भी गए थे तो उनको कुछ अर्से उनको खिलाना पड़ा, लेकिन धोनी तो अभी भी खेलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया नो, हमें धोनी नहीं चाहिए। उन्होंने फिर दूसरे कीपर्स को लिया। सो ये जो थिंक टैंक होता है ये सारी चीज़ें देखता है और उसके बाद फैसले करता है। थिंक टैंक हैज़ टू थिंक एंड थिंक अकॉर्डिंगली। ये हारून रशीद साहब का कहना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आखिरी सेगमेंट में हम आ गए और अब एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। अब्दुल कादिर, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट लेग स्पिनर, उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। बिलाशुबा बहुत अच्छी खबर है, उनकी फैमिली को मुबारकबाद। कादिर साहब इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो होते तो वो कितना खुश होते। हारून भाई उनके साथ भी खेले हैं, उनके साथ आपने वक्त भी गुजारा है। हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस? आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे तो उनके साथ बहुत ही करीबी मरासिम थे। एक तो हम टीम का पार्ट भी थे, दूसरे वो हमारे राइवल भी थे। जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे वो हबीब बैंक से खेला करते थे और मैं यूबीएल से खेलता था उस ज़माने में। सो एक बड़ी ख़ास बात होती थी कि मेरी और उनकी राइवलरी की बॉलिंग में कि वो पहली बॉल मुझे गुगली करते थे और मैं पहली ही बॉल के ऊपर मैंने उसको हिट मारनी होती थी और मैं हिट मारता बात तो नहीं थी। ये बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने कहा तू जब भी आएगा मैं तुझे गुगली करूँगा, और मैंने कहा मैं जब भी तू गुगली करेगा मैं हिट मारूंगा। सो दिस इज़ वॉट एक ऐसी होती। लेकिन उसके बाद जब इंटरनेशनल सीन में वो आए ना, तो आई थिंक इसमें जावेद मियांदाद को बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि जावेद मियांदाद खुद भी लेग स्पिन बॉलर थे, लेकिन उन्होंने कादिर को प्रमोट किया और अपने आप की बॉलिंग को कम कर दिया। जब भी वो हबीब बैंक से खेलते थे और जब भी पाकिस्तान में भी वो आए, जब वो कप्तान भी बने, तो हमेशा कादिर में एक्सेलेंट टैलेंट था। आई थिंक इतनी स्ट्रॉन्ग रिस्ट मैंने किसी लेग स्पिनर की नहीं देखी जितनी मैंने अब्दुल कादिर मरहूम की देखी। लेग ब्रेक छोटी सी करते थे, गुगली, फ्लिपर, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक अनलकी थे वो कि
अंपायर्स उसकी बॉलिंग को रीड नहीं कर सकते थे। मेरे नज़दीक अगर वो अंपायर्स उनको सही तरह रीड करते तो इतनी LBW शाउट्स उन्होंने की। फिर मुझे एक मौका ये भी मिला कि मैं शॉर्ट लेग पे उनकी लिए फील्डिंग किया करता था और काफ़ी मैंने कैचेस भी किए उनकी बॉलिंग के ऊपर। सो मैं तो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक रियल सेंस में जो लेग स्पिनर को बाम मिला है ना, दवाम मिला है, वो अब्दुल कादिर की बॉलिंग से। और दुनिया भर में इवन शेन वॉन भी बाद में कहते थे कि अब्दुल कादिर से मैंने बहुत टिप्स लिए। सो मुबारक बिल्कुल उनकी फैमिली को, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत थी उनकी एज ए लेग स्पिनर। चलें, बदी आप बात कर रहे थे ICC मीटिंग भी होने वाली है, उसके लिए रमीज़ राजा चले गए हैं और भी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स गए हैं, मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के। तो क्या होने जा रहा है उस मीटिंग में? देखिए 12 और 13 तारीख को तो जो मीटिंग है उसमें तो एक तो चेयरमैन को ICC का नया चेयरमैन बन रहा है, उसके लिए भी वोटिंग होगी। इसमें नया चेयरमैन कौन आता है वो भी है। उसके अलावा जो तमाम बोर्ड्स के जो अपना चेयरमैन है या CEO है वो सारे उस मीटिंग में मौजूद होंगे। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ास तौर पर ICC से कहा था कि यहाँ पर एग्जेक्टिव बोर्ड का भी इजलास जो है वो बुलाया जाए, ताकि वो अपने कोई मामला हैं वो भी डिस्कस करना चाहते हैं। तो वहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो नुमाइंदे होंगे उनकी भी मीटिंग है, जिसमें पाकिस्तान अपना वो मामला भी रखेगा, जिसमें अभी हाल ही में आपको पता है कि भारत ने मना कर दिया कि एशिया कप खेलने पाकिस्तान में नहीं आएंगे। तो उनकी एक मीटिंग, बड़ी अहम मीटिंग जो है वो भी शेड्यूल है, और इस मीटिंग में ये फैसला होगा कि आया ये आगे की तरफ क्या जा रहा है। तो उसके अलावा जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं वो भी होंगे, और जे शाह भी वहाँ मौजूद होंगे। इनसे अलग मीटिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और CEO की, वहाँ पर उनसे मिलेंगे ये, ताकि इन मामलात को हल किया जाए। क्योंकि देखिए आपको पता है पाकिस्तान और भारत का जो सीरीज़ है या इस तरह का आना जाना जो है वो शायकीन क्रिकेट चाहते हैं। तो बहुत सारे मामलात इस चीज़ में हैं। तो हो सकता है कोई अच्छी खबर हो और इंडिया की टीम पाकिस्तान आए और हम भी वहाँ जाएँ, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है। अगर एशिया कप वो यहाँ खेलने नहीं आते तो फिर पाकिस्तान का फैसला क्या होगा कि वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगा नहीं जाएगा, ये बड़े इशू हैं। पाकिस्तान में उस वक्त शायद हुकूमत भी बदल चुकी होगी। खैर वो हुकूमतें, ये एग्जैक्टली इलेक्शन हो या ना हो, हुकूमतें बदलने ना, देखें इशू पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम का सिर्फ गवर्नमेंट्स जो है ना ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ वो हिंड्रेंस है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कभी भी नहीं कहा कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, इवन न्यूट्रल वेन्यू तक भी खेलने के लिए ऑफर्स की हुई हैं। लेकिन क्योंकि BCCI सारे का सारा दारोमदार गवर्नमेंट की इजाज़त पे है, और क्योंकि पॉलिटिकल टिफ इतनी है कि मैं नहीं समझता कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो, जैसे कभी कहा कि शायकीन तो चाहते हैं कि ये चीज़ हो, लेकिन BCCI या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं देख रही कि पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट है या स्पोर्टिंग जो एक्टिविटी है उससे पूरी दुनिया को आप कितना उससे महसूस करते हैं। शायकीन फैंस फ्राम हर मुल्क के ग्लू हो जाते हैं। सो आप देखें ना कि गैर मुल्क में भी जब हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस देखें कि इवन उनके लोकल टीम का हाउसफुल नहीं होता। जब पाकिस्तान इंडिया खेल रही होती है तो हाउसफुल होता है। हम लीड्स में खेलते हैं, लीड्स भरा हुआ होता है। कहीं भी हमने न्यूट्रल वेन्यू पे खेला है वहाँ पर क्राउड जो है बहुत ज़्यादा है। तो मेरे अपने नज़दीक ये ज़्यादती है। पाकिस्तान आना चाहिए इंडिया को, और इंडियन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये स्पोर्ट है, ये एक गेम है जिसके लिए ये गवर्नमेंट्स को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ICC की ये पॉलिसी है कि आपकी गवर्नमेंट्स की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो फिर ICC में इस पॉइंट को उठाना चाहिए हमारे क्रिकेट बोर्ड को कि जी जब क्रिकेट में आप कहते हैं कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं हो तो फिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट जो है BCCI को मना करती है। सो मेरे अपने नज़दीक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि पाकिस्तान को रेस करना चाहिए। देखिए ICC मसला ये है कि ICC जो है सपोर्ट इसलिए इंडिया क्रिकेट बोर्ड को करता है कि आपको मालूम है कि जितने मामलात हैं BCCI का होल्ड है, ICC में भी होल्ड है, और हर जगह उनकी बात मानी जाती है, क्योंकि एक पैसा और कमर्शियल इतना है उनके पास कि हर किसी को उनकी बात, मुल्क बड़ा है, उनकी बात मानी जाती है। और दूसरा भी देखिए ना, पाकिस्तान भारत सीरीज की ये बात है। देखिए अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से कहा कि हम आपकी मेज़बानी करने को तैयार हैं। उनको मालूम है कि जब ये दोनों टीमें यहाँ भी आपके आकर खेलेंगी तो उनके मुल्क में भी जो है हाइप होगी, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है, चाहे वो वनडे मैचेस हो, टेस्ट मैचेस हो। टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, लेकिन जो ICC मेंबर मुल्क हैं उसमें इंडिया सबसे बड़ा है आबादी के हिसाब से। वो भी ठीक है। देखो आसिफ, उसमें मसला ये नहीं है। देखिए BCCI जितनी मर्जी ताकतवर हो, लेकिन BCCI के ऊपर गवर्नमेंट को तो इंटरवीन नहीं करना चाहिए ना। पर बात होगी, हाँ, बड़ा अहम मौजू है, और इसमें ICC के जो लॉज हैं वो मुझे उससे आगाही है, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए। उस पर हम आगे आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने जो कल सेमीफाइनल मैच हो रहा है उस पर बात की, अब्दुल कादिर साहब को हमने ट्रिब्यूट पेश किया, इंडिया की टीम की तैयारी के हिसाब से बात की, बाबर आजम पर बड़ा इंटेंसिव बड़ा डिस्कशन हमने किया,
तो अब उम्मीद है कि कल पाकिस्तान फाइनल सेमीफाइनल में उतरेगा और बेहतरीन खेल पेश करेगा और पाकिस्तानियों को खुशियाँ देगा। इजाज़त, खुदा हाफिज़।